हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के वेक्टर्स चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे होंगे। तो बेसिक्स ही हम कर रहे हैं अभी। एक दो लेक्चर्स में थोड़ा बेसिक्स करेंगे, 2-3 लेक्चर्स में, आज का एक्सक्लूड करके, और 2 लेक्चर्स में। और उसके बाद जब हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे लेवल 2 के वेक्टर्स, जिसमें से हम इन वेक्टर्स का एप्लीकेशंस और साथ में हम करेंगे क्वेश्चन इस पर। जैसे कि हमें पता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कभी कभी क्या होता है, हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देख लो, तो मतलब आज का टॉपिक जो है पैरेललो, PARALLO GRAM, वही होता है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरी मक्खना, सबने हेडिंग डाल दी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लिखा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये जनरलाइजेशन आज हम करने वाले हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। जनरलाइजेशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक बॉक्स है, ऐसे एक फोर्स इस पर लगाए और ऐसे एक फोर्स, ऐसे नहीं, सपोज दोनों आउटवर्ड, सपोज ये फोर्स F1 है और ये F2 है और ये दोनों थीटा बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब मुझे पता है अगर मैंने ऐसे 2 फोर्सेस लगा दिए तो ये आगे की ओर आएगा। मतलब ये जो होगा ये रिजल्टेंट फोर्स होगा ऑफ F1 एंड F2। बात क्लियर है क्या? अब देख लो, मतलब ये जो रिजल्टेंट है, कल मैंने बताया था कोलिनियर वेक्टर्स, या 2 लेक्चर पहले मैंने बताया था कोलिनियर वेक्टर्स को हम पैरेलल भी अगर लेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लो, अगर ये F1 है तो क्या ये भी F1 है? और ये अगर F2 है तो क्या ये भी F2 है? मतलब ये F1 है और ये F2 है और ये रिजल्टेंट है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस, ये 2 हमें गिवन होंगे, बट ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन है, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है।
बात क्लियर है क्या? इसी तरह ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, F1 और ये फोर्स F1 डैश है, F1 इक्वल है, इसीलिए F1 से ही रिप्रेजेंट किया। अब अगर मैं बताऊंगा कि रिजल्टेंट कितना है, कितना है बोलो, क्या F1 प्लस F2 है? ये ट्रायंगल देख लो, क्योंकि ये ऐसे है, रिजल्टेंट आगे की ओर है, F1 प्लस F2, या इधर F1 प्लस F2 या F2 प्लस F1, बात एक ही है ना। तो मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है F1 और F2 के बीच में कितना थीटा है, कितना एंगल है, थीटा। क्या मैं ये बता सकता हूँ ये थीटा है? क्या मैं ये बता सकता हूँ ये थीटा है? बात क्लियर है क्या? क्योंकि F1 और F2 के बीच में थीटा है, तभी तो ये पैरेललोग्राम बना। अगर ये थीटा, तो ये बात याद रखना, ये थीटा, ये सपोज अल्फा, तो ये अल्फा, मतलब ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, नेट सम 360 आया। पैरेललोग्राम जो है या कोई भी क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर जो भी होगी, है ना, उसके सम ऑफ एंगल्स 360 होता, वो आ गया। तो एंगल कैसे मैंने निकाला वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, तो उनके बीच में एंगल थीटा है, ए है, बी है। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए है, बी है, अगर ये थीटा है तो उनके बीच में जो डायरेक्शन है ना, रियल में ये बी का डायरेक्शन है और ये ए का डायरेक्शन है, ये वाला है। देख लो, ये वाला है या ये वाला है? सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ आसान सा बताइए, है ना। देख लो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत प्यार से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक क्लोज ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। सपोज ए की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये एंड सी की डायरेक्शन ये 60 सपोज 60। अब आप लोग मुझे बताओ, ए और बी के बीच में कितने डिग्री, बी और सी के बीच में कितने डिग्री, एंड सी एंड ए के बीच में कितने डिग्री। अब देख लो, जब हम देखते हैं ए का डायरेक्शन जो है ये है और बी का डायरेक्शन ये, मतलब 120 डिग्री। बात क्लियर है क्या? इसी तरह क्या ए और बी के बीच में रियल में कितने डिग्री, 120 डिग्री। क्या बी और सी के बीच में, क्या बी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, सी का डायरेक्शन क्या 120, मतलब 180 माइनस 60। क्या सी और ए के बीच में देख लो, सी का डायरेक्शन ये है, ए का डायरेक्शन ये है, 120 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन ए बी सी एंड सी ए इज 120 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, हम एंगल किसके बीच में निकालते हैं, दो डायरेक्शंस के बीच में। किसके बीच में, दो डायरेक्शंस के बीच में। अगर मैंने इधर थीटा लिखा तो मतलब दो डायरेक्शंस के बीच में। और एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है ज़मीं।
ये ए, ये बी, ये सी, थीटा 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 मतलब वो तो 60-60 ही रहेगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। ए और बी के बीच में कितना एंगल है? ये रहा ए की डायरेक्शन मतलब 120, बी की डायरेक्शन ये है, सी की डायरेक्शन ये है, बी और सी के बीच में 60 है। अब ए और सी के बीच में 60 है। बात क्लियर है क्या? ए और रियल में जब हम एंगल निकालते हैं हम डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स के बीच में निकालते हैं, दो लाइन के बीच में नहीं, दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल निकालना होता है। बात क्लियर है क्या? इसी तरह मैंने इधर क्या बोला, अगर ये थीटा तो ये थीटा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, दो डायगोनली अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल होते हैं? बिल्कुल। तो अगर ये थीटा, तो देख लो अगर हम इधर और कंस्ट्रक्शन करें थोड़ा, ये F1 है और F2, F1 और F2 के बीच में थीटा, तो क्या 180 माइनस थीटा बचा। अब देख लो इधर भी F1 और F2 के बीच में कितना थीटा, तो क्या ये 180 माइनस थीटा बचा। बात क्लियर है क्या? जब हमारे पास दो फोर्सेस हो या दो वेक्टर्स हो, ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2, और वो एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हो, और वो एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हो, तो उनका रिजल्टेंट ये होगा लाइक दैट, है ना। और ये होगा F1 की डायरेक्शन कहाँ है, ये देख लो, एंड F2 की डायरेक्शन ये देख लो। क्या ये F1 है? हाँ सर है। क्या ये F2 है? हाँ है। मतलब हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। समझ में आया क्या? पैरेललोग्राम कोई नई चीज़ नहीं है, पैरेललोग्राम वही चीज़ है, बस इसमें दो ट्रायंगल बनती है, चाहे ऊपर वाली लो चाहे नीचे वाली लो। और एंगल कैसे दो वेक्टर्स के बीच में फाइंड करते हैं, ये बहुत बेसिक है। दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच में हम एंगल देखते हैं। क्लियर है क्या? ये शक्ल समझ में आई? बिल्कुल ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F जो है, या मैग्नीट्यूड ऑफ R किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। वैसे ही हमें मैग्नीट्यूड निकालना है जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में निकाला। इसी तरह पॉलीगॉन लॉ अगर हो, सपोज कोई पॉलीगॉन बना A, B, C, D, C, D, E, अलग अलग से यूज, ये A है, ये B है, ये C है, मसना है नीला के पानी गीला गीला के। ये C है, ये D है, एंड व्हाट्सएवर ये E है, इन सब का रिजल्टेंट देख लो।
अगर मैं कहूँगा ये रिजल्टेंट R1 है, क्या ये सबका रिजल्टेंट है? ये R1 जो है ये मुझे a प्लस बी देगा। अब ये देख लो, a प्लस बी की डायरेक्शन ये, c की डायरेक्शन ये, मतलब ये a प्लस बी प्लस सी देगा। और ये क्या देगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी देगा। एंड ये देगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सबका वेक्टर सम देगा। वेक्टर सम, नॉट डायरेक्ट सम करना है। क्लियर है क्या? और इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। समझ में आया क्या? ओके। सपोज अगर इस केस में मैं बोलूँगा ये कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 1, तो ये कितना आएगा? ये सपोज R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, मतलब R इक्वल टू R रियल में है किसके बराबर? R3 प्लस D प्लस E। R3 ये है R3 प्लस E, सॉरी 4 3 नहीं, क्लियर है क्या? तो R3 खुद किसके बराबर? रियल में जो R है ना वो है R1 प्लस C प्लस D, या R1 प्लस C किसके बराबर है? R1 प्लस C किसके बराबर? R2 के बराबर, क्योंकि R1 कितना a प्लस बी, या R2 प्लस डी प्लस ई, या लिख सकते हो R2 प्लस डी किसके बराबर? R2 ये है प्लस डी R3 प्लस ई। बात क्लियर है क्या? समझ में आया? ओके। Conditions of zero resultant. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, मतलब F1 F2 मेकिंग एंगल थीटा एंड ये F3 है। अब देख लो F3 रियल में किसके बराबर है? अगर मैं सिर्फ F1 और F2 को लूँगा, F1 एंड F2, क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा? हाँ या ना? तो मतलब R इक्वल्स टू F1 प्लस F2। बट यहाँ क्या, तीसरा फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट टू R है, मतलब ये नेगेटिव ऑफ R, F3 इक्वल टू माइनस R। ये बात याद रखना, F3 इक्वल्स टू माइनस R ऑफ F1 एंड F2। बात क्लियर है क्या? तो मतलब ये प्लस ये माइनस ये कितना होगा? 0, क्योंकि R की जगह हम लिख सकते हैं, R की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस F3, हाँ या ना? R की जगह क्या लिखूंगा मैं? माइनस F3 इक्वल्स टू F1 प्लस F2।
जितना ये है ये दोनों उतना ये है, तो नेट जो है नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। मतलब कहीं पर भी अगर क्लोज ट्रायंगल हो और तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन या तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, या पॉलीगॉन हो और एन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, तो उस टाइम हम बोलते हैं जीरो रिजल्टेंट। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ all the vectors is same, then net force equal to 0। क्लियर है क्या? अब देख लो, अगर मैं कहूँगा नेट फोर्स इक्वल टू 0 या रिजल्टेंट इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूँगा ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना है? सर 0 है। कितना है? 0 है। क्या ये नीट 2019 का क्वेश्चन है? नीट 2019 का क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया वेक्टर्स में से नीट जेडब्ल्यू में कुछ आए या ना आए, बट जब हमें वेक्टर्स आएंगे हम लगभग 40-50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसके? काइनेमेटिक्स के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, उसके बाद ग्रेविटेशन के, ग्रेविटेशन का कल भी मैंने एक प्रूफ दिखाया, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, मैग्नेटिज्म के, इतने सारे चैप्टर है यार। मतलब जिनके वेक्टर्स परफेक्ट नहीं है उनसे ये चैप्टर्स ना, वो इन चैप्टर्स से दूर ही रहते हैं हमेशा, और ये चैप्टर्स आधा सिलेबस है। हो गया क्या? दो चार क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 Newton and 3 Newton force, so that their resultant is 4 न्यूटन। तो हमें फाइंड करना है एंगल, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो F1 कितना है, देख लो F1 कितना है 2 न्यूटन, F2 कितना है 3 न्यूटन एंड रिजल्टेंट कितना है 4 न्यूटन। तो हमें पता है R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर
प्लस 2ab cos थीटा। बात क्लियर है क्या? क्योंकि रिजल्टेंट F1 और F2 से ज़्यादा है, मतलब एडिशन ही हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। मतलब रिजल्टेंट F1 और F2 से ज़्यादा है, मतलब एंगल जो होगा $90 से कम होगा। क्या होगा वो आप लोगों को बाद में समझ में आएगा, क्योंकि अगर 120 होता तो 3 से ज़्यादा नहीं होता, मतलब 3 से कम ही होता। बात क्लियर है क्या? 90 होता तो 4 प्लस 3 3 9 प्लस √13, ये तो उससे ज़्यादा है। तो मतलब जितना एंगल कम होता है, जितना एंगल कम होता है उतना रिजल्टेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि जब 0 होता है तो a प्लस बी एंड 180 होता है तो a माइनस बी। मतलब हमेशा रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ लाई करेगा, a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक। ना उससे रिजल्टेंट कम हो सकता है, ना उससे रिजल्टेंट ज़्यादा हो सकता है। तो इधर जो हमें पता चला सर 90 डिग्री से कम होने वाला है। तो यह मतलब r² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, मतलब r² 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16 लिखूं इक्वल टू a², मतलब f1² 4 प्लस 9 प्लस 2 2 4 3 12 cos थीटा 2ab 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मतलब 16 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13 प्लस 12 cos थीटा। 16 माइनस 13 कितना आएगा? 3 इक्वल्स टू 12 cos थीटा। 3/12 मतलब 1/4 cos थीटा इक्वल्स टू 1/4, मतलब थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/4। cos इनवर्स 0.25 आंसर है, सही है। क्लियर है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या बताया गया है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 3 न्यूटन ऑन ए बॉडी इज 13.74 न्यूटन। द रिजल्टेंट of two forces, the resultant of two forces of magnitudes 12 Newton and 3 Newton of magnitudes 12 Newton and 3 Newton is 13.74 Newton. Find the angle between two forces. What is the direction of the resultant with respect to 12? Find the angle between two forces What is the direction of the force? Direction of the resultant with respect to 12 Newton. Direction of the resultant force with respect to 12 न्यूटन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करना है, मतलब थीटा पता करना है, वो हम सेम ऐसे ही पता करेंगे। और दूसरा जो है रिजल्टेंट और 12, सपोज ये 12 है और ये 3 है,
144 प्लस 9 तेरह 169, मतलब 90 से कम है एंगल। फिर से यही, क्योंकि ये 90 से कम है। ये 12 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, और ये जो है रिजल्टेंट कितना है 13.74, और सपोज ये F1 है, ये F2 है। ये जो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है ना, ये अभी बताया मैंने डायरेक्शन, और सपोज ये अल्फ़ा है, मतलब थीटा एंड अल्फ़ा फाइंड करना है। सबसे पहले हम थीटा फाइंड करेंगे, और थीटा के बाद हमें पता है tan अल्फ़ा इक्वल्स टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा, हाँ या ना, A साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा। पहले थीटा पता कर लो। तुझको चाहता हूं। थीटा सबका 60 डिग्री आया। क्या किया आप लोगों ने, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर मतलब 13.74 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 3 कॉस थीटा। 13.74 इंटू 13.74, 4 4s are 16, 1 carry, 4 7s are 28, 29, 2 carry, 4 3s are 12, 14, 1 carry, 4 1s are 4 और 1 5, 7 4s are 28, 2 carry, 7 7s are 49, 51, 5 carry, 7 3s are 21 प्लस 5 26, 2 कैरी, 7 are 7 और 2 9। फिर से 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 7s are 21, 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, 3 3s are 9 2 11, 1 कैरी, 3 1s are 3 और 1 4, फिर 1 3 7 4। 6 9 और 8 17, 1 कैरी, 4 तक 5 तक 8 कोई कैरी नहीं, 6 प्लस 4 10, 17 1 कैरी, 9 10 18 1 कैरी, 8 कोई कैरी नहीं, 188.7876। ट्वेल्व का स्क्वायर 144 प्लस 9 प्लस 72 कॉस थीटा, मतलब 188 माइनस 144 प्लस 9 153 इक्वल्स टू 72 कॉस थीटा, 188.78 सॉरी। तो कर लो इसको सॉल्व आगे। अप्रॉक्स इसको मैं 8 लिख सकता हूँ या अप्रॉक्स 9 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं 9 माइनस 3 करूँगा तो 6, इधर कितना रहा 8, 8 माइनस 5 3, 36 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली,
क्योंकि 7876 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 9.79। बात क्लियर है क्या? तो मैं इसको 189 के अप्रॉक्स लिख सकता हूँ। तो 36 इक्वल टू 72 कॉस थीटा, उसका क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। 36 1 जार 36 2 जार कॉस थीटा 1/2, क्योंकि हमें पता है 1/2 कॉस कहाँ पर है, 60 डिग्री पर। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब मुझे अल्फा करना है, तो tan अल्फा किसके बराबर, ये मतलब F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये पूरा F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। मतलब वो आएगा बराबर किसके, F2 कितना है 3, साइन थीटा कितना है साइन 60 डिवाइडेड बाई F1 12 प्लस 3 cos 60, 3 इंटू साइन 60 रूट 3/2 होल डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 इंटू cos 60 1/2, 3 रूट 3 डिवाइड 2 होल डिवाइडेड बाई 12 2 जार 24 प्लस 3 27 डिवाइड 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जार 3 9 जार रूट 3/9। थ्री रूट 3/27 वही लिखा है। मतलब tan अल्फ़ा इतना है, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3/9। बात क्लियर है क्या, समझ में आया? हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमने रिजल्टेंट में किए हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं। तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो 3:5। क्वेश्चन 3, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन in the ratio 3:5 or in the ratio 3:5, give a resultant of 35 Newton. Give a resultant of 35 Newton if the angle of inclination is 60 degree. Find the magnitude of each force. If the angle of inclination मतलब उनके बीच में is 60 degree,
Find the magnitude of each force. F1 by F2 कितना है? 3/5। मतलब F1 किसके बराबर? 3/5 F2। तो हमें पता है रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। R स्क्वायर, R कितना है? 35 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर, F1 किसके बराबर? 3/5 F2 प्लस F2 ही रहने देते हैं। क्यों? ताकि हम F1 को F2 में लिखे, हमारा F2 निकल जाएगा तो F2 के बाद फिर हमारा F1 भी आ जाएगा इस इक्वेशन से। प्लस 2 F1 कितने? 3/5 F2 इंटू F2 cos 60 वो आएगा बराबर 35 का स्क्वायर कितना है? 1035 मल्टीप्लाई 35 35 5 जार 5 5 जार 25 5 3 जार 15 16 17 105 5 1225 1225 इक्वल्स टू 3/5 3 का स्क्वायर 9/25 F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6/5 F2 स्क्वायर 6/5 F2 स्क्वायर इंटू cos 60 मतलब 1/2 2 1 जार 2 3 जार 3/5 9/5 या F2 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे एक इंटू इधर रहा 9/5 प्लस 1 प्लस 3/5 सॉरी 9/25 3/5 F2 स्क्वायर 25 LCM 9 प्लस 25 प्लस 5 15 या आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लो व्हाट्सएवर F2 स्क्वायर इंटू 15 प्लस 25 49/25 तो हमें इसको स्क्वायरिंग करने की नीड भी नहीं थी 35 का स्क्वायर ही रखो कंटिन्यूसली 35 का स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड्स रूट करूं तो 35 इक्वल्स टू F2 इसका रूट इंटू 7/5 मतलब F2 इक्वल्स टू 35 इंटू 5/7 7 1 जार 7 5 जार F2 25 है F2 25 न्यूटन है एंड F1 3/5 इंटू 25 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F1 इक्वल टू 3/5 इंटू 25 5 1 जार 5 5 जार 3 5 जार 15 न्यूटन। अरे समझ में आया कि बिल्कुल कैलकुलस है, क्लियर है क्या?
मैग्नीट्यूड तो और भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज 14.4, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। अरे 10 और 10 जो होंगे वही 10√2 देंगे, हाँ या ना? आंसर 10। हो गया क्या ये? Question next, at what angle do the forces क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट एंगल डू द फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू P plus Q and P minus Q act such that the resultant is such that their resultant is under root 3p square plus q square. देखो सॉल्यूशन, रिजल्टेंट कितना है या F1 कितना है P प्लस Q, F2 कितना है P माइनस Q, रिजल्टेंट कितना है अंडर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हमें पता है r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, r स्क्वायर मतलब 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये अंडर रूट ये r है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस q इंटू p माइनस q इंटू कॉस थीटा। सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट किए, कोई फास्ट नहीं लिखा। स्क्वायर और रूट उसका कैंसिल, 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस q का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही आएगा क्या? एंड इसका माइनस 2ab कैंसिल, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ट्वाइस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर cos थीटा। 2q स्क्वायर ने 2q स्क्वायर को मारा, 4p स्क्वायर में से उधर एक गया तो 2q स्क्वायर ये cos के साथ है, ये कैंसिल नहीं होगा। 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, ये दोनों का cos थीटा है, इसके साथ है। ओके, माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर cos थीटा।
3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ने पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को मारा। cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर। समझ में आया? नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप कर लो। बात क्लियर है क्या? देख लो। बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? हो गया क्या सबका? ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा ये क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप कर लो, आराम से कर लो, प्यार से कर लो, हो जाएगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।